हेलो क्लास 7 हिस्ट्री में आज हम लोग चैप्टर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज डिस्कशन, मैं तुम लोगों को लास्ट वीक में जो भी किया थोड़ा सा मैं उस पर मतलब थोड़ा सा तुम लोगों को वो रिमाइंड करने के लिए कह रही हूँ। लास्ट वीक हम लोगों ने किया था कि बाबर किस तरीके से इंडिया में मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है एंड बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं किस तरीके से उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। दो हुमायूं डिडंट गेट अ कंसोलिडेटेड एम्पायर, फिर भी हुमायूं इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि हुमायूं वाज फाइनली डिफीटेड बाय द अफगान रूलर शेर खान, जिन्होंने हुमायूं को 2 बैटल में ही हरा दिया। एंड ड्यू टू दैट हुमायूं वेंट टू पर्शिया टू टेक रिफ्यूज, एंड इन द मीन टाइम शेर खान ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी and he crowned himself as the emperor of India and he started the Afghan rule in India। तो आज हम लोग जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो है शेरशाह सूरी से, मतलब शेरशाह सूरी थ्रोन में बैठने के बाद इंडिया में किस तरीके से वो रूल कर रहा था, हाउ वाज हिज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हिज जुडिशियरी सिस्टम, हिज मिलिट्री सिस्टम एंड all the things related to Sher Shah Suri. So let's start. The Afghan chief Sher Shah Suri had deposed the second Mughal emperor Humayun to become the master of the Mughal territories. From the rank of a soldier, Sher Shah rose to become the power emperor of India. His original name was Fariduddin Abdul Muzaffar. तो क्या बोल रहा है कि शेरशाह सूरी का एक्चुअल नेम था फरीदुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर। वो एक नॉर्मल सोल्जर था जब मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। ही वॉज नॉर्मल अ सोल्जर, लेकिन उनका एम्बिशस उसको एक सोल्जर से लेके इंडिया का एम्परर बना दिया। एंड नॉट ओनली दैट, ही स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुमायूं। फिर हुमायूं के अगेंस्ट वो लड़ा एंड हुमायूं को हरा दिया, जिसकी वजह से हुमायूं इंडिया छोड़ के पर्शिया चले गए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि यहाँ पे शेरशाह सूरी का ये जो अफगान रूल जो इस्टेब्लिश हो रहा है इंडिया में, यहाँ पे कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी का एम्बिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। Once Farid showed his bravery by killing a tiger, the king of Bihar rewarded him with the title of Sher Khan. Ambitious Sher Shah was not content with serving others. He wanted to be a ruler himself. Using his military skills, he succeeded in establishing his authority in Bihar and Bengal. Soon he get his eyes on the Mughal throne in Agra. He fought many battles with the second Mughal emperor Humayun and did not allow him to consolidate the loosely knit Mughal empire. तो क्या बोल रहा है कि फरीदुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर मतलब शेर खान का एक्चुअल नेम शेर खान भी नहीं था। इट वॉज अ टाइटल बिकॉज उन्होंने अपना ब्रेवरी शो किया था बाय किलिंग अ टाइगर। सो बिहार के जो किंग थे उनको ये टाइटल रिवर्ट दिया था। शेर खान बहुत एम्बिशियस थे, ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ मैं। एंड उनको मतलब उनका कभी भी ये ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो दूसरों के अंडर में रह के दूसरों को सर्व करेगा, बल्कि उसका एम्बिशन हमेशा यही था कि उनको एक रूलर बनना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करके बंगाल और बिहार को कैप्चर करता है। इसके बाद उनका नज़र जाता है आगरा के थ्रोन पे। फिर वो सेकेंड मुग़ल एम्परर हुमायूं के साथ बैटल में एंगेज होते हैं एंड हुमायूं को हरा देता है। और इस टाइम पे और एक चीज़ क्या था कि हुमायूं का जो मुग़ल एम्पायर मिला था बाबर से, वो कंसोलिडेटेड नहीं था, मतलब वो यूनाइटेड नहीं था। तो उसको यूनाइटेड करने के लिए हुमायूं कोशिश कर रहे थे और शेर शाह सूरी बार बार उनका वो जो कोशिश था उसको नाकामयाब कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली 1540 AD में शेर शाह सूरी हुमायूं को पूरी तरीके से हरा देता है और शेर शाह सूरी इंडिया में अफगान रूल को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, बाबर एंड हुमायूं कुड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन एज दे वर preoccupied with battles. Sher Shah established an efficient and stable administrative setup. बाबर और हुमायूं मुग़ल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ठीक से सेटअप नहीं कर पाए थे, इसीलिए शायद शेरशाह सूरी को चांस मिला था कि वो मुग़ल एम्पायर को हटा के अफ़गान रूल को इंडिया में इस्टेब्लिश करे।
लेकिन शेरशाह सूरी जैसे ही उनके हाथ में पावर आ गया, वो दिल्ली आगरा के थ्रोन में बैठ गए और एंड ही बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया। सबसे पहला काम उन्होंने यही किया था कि वो एक एफिशिएंट और स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप किया था। कैसा था उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? शेरशाह हेडेड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड शेरशाह खुद थे। For effective administration, Sher divided his empire into provinces which were called sarkars. Each province was headed by a governor. The provinces were further divided into districts called parganas. Each pargana was made up of a certain number of villages. The village was the smallest administrative unit. तो क्या बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए शेरशाह ने अपने एम्पायर को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इस हर एक हिस्से को सरकार बोला जाता था। हर एक सरकार का चीफ जो होता था, मतलब जो हेड होता था, उसको गवर्नर बोला जाता था। फिर उन्होंने हर एक सरकार को फिर से डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको परगना बोला जाता था। हर एक परगनास को फिर से उन्होंने कुछ विलेजेस में डिवाइड किया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट था विलेज। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स को भी रिक्रूट किए थे, जैसे कि उनमें से एक था पटवारी, इनका काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और एक था मुकद्दम, इन लोगों का काम था विलेज में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इसके बाद शेरशाह सूरी हर एक ऑफिशियल्स का काम बहुत नज़दीकी से ऑब्ज़र्व करते थे, और ताकि उन लोगों के बीच कोई पावर रिलेटेड या करप्शंस ना आ जाए, या फिर उन लोगों में ऐसा ना लगे उन लोगों के हाथ में कोई पावर आ गया है। इसीलिए हर 2-3 साल बाद वो क्या करते थे कि इन लोगों का काम का जगह अदला बदली कर देते थे। नेक्स्ट इज़ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। शेरशाह सूरी की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का एक रिफ्लेक्शन हम लोग देख सकते हैं। शेरशाह इनिशिएटेड मेनी स्टेप्स फॉर मेकिंग हिज आर्मी स्ट्रॉन्ग। सम ऑफ द स्टेप्स आर मेंशन्ड बिलो। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? Shersha personally supervised the recruitment and training of soldiers. He enforced strict discipline among his soldiers. शेरशाह खुद सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट में रहते थे, उन लोगों के ट्रेनिंग में रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ताकि उनके सोल्जर्स डिसिप्लिन रहे, इसलिए हर एक डिसिप्लिन को बहुत स्ट्रिक्टली वो एनफोर्स करते थे। He revived 2 measures of Alauddin Khilji to prevent impersonation of soldiers and inclusion of inferior quality horses into the cavalry. These were branding of horses called dag and maintaining a descriptive role of each soldier called chehra. तो शेरशाह ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री सिस्टम का 2 सिस्टम को उन्होंने रिवाइव किया था। एक था ब्रांडिंग हॉर्सेस, मतलब ताकि कोई इन्फीरियर क्वालिटी की हॉर्सेस उनके आर्मी में ना रहे, जिसको दाग सिस्टम बोला जाता था। और सेकंड था हर एक सोल्जर्स के डिस्क्रिप्शन और उसका रोल, ये सब कुछ वो लिख के रखता था, जिसको चेहरा सिस्टम बोला जाता था। To win the loyalty of soldiers and officers, he started paying them regular salary according to their skills. सिर्फ इतना ही नहीं, शेरशाह सूरी अपने सोल्जर्स और ऑफिसर्स की लॉयल्टी जीतने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबका स्किल वाइज वो सैलरी पेमेंट करना स्टार्ट किया। For speedy deployment of the army, garrisons were set up in different parts of the empire. इसके बाद उन्होंने क्या किया ताकि आर्मी बहुत फास्टली काम कर सके, इसीलिए उन्होंने गैरिसन मतलब फोर्ट जहाँ पे रहते हैं सोल्जर्स रहते हैं, और सोल्जर्स जहाँ पे रहते हैं रह के टाउन्स को डिफेंड करते हैं, उसी को गैरिसन बोला जाता है। तो वो गैरिसन्स वो अपने एम्पायर के हर एक पार्ट्स में गैरिसन्स को इस्टेब्लिश करने लगा। नेक्स्ट इज़ रेवेन्यू सिस्टम। शेरशाह इज़ रिनाउंड फॉर हिज लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। शेरशाह हिस्ट्री में जितना इम्पोर्टेंस उनको मिलता है उसका मेन रीज़न यही कि उनका लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। शेरशाह रिप्लेस द प्रिवेलिंग जागीर सिस्टम विद अ न्यू पट्टा सिस्टम। पहले उन्होंने क्या किया, पहले जो जागीर सिस्टम था कि सुल्तान्स लोग जो जागीर सिस्टम मेंटेन करते थे, जागीर सिस्टम को हटा के उन्होंने पट्टा सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें क्या था कि जिसको लैंड दिया जा रहा है उसके मतलब एक टाइटल डीड उनको दिया जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि ये लैंड उसी से बिलोंग करते हैं। The cultivable land, depending on its fertility, was classified into 3 categories: good, average, and bad. Accordingly, its average
प्रोड्यूस वाज कैलकुलेटेड। इसके बाद शेरशाह ने क्या किया कि उनके एम्पायर में जितने भी कल्टिवेबल लैंड्स था उनका जांच करवाए कि वो अच्छा है, कि एवरेज है, कि ख़राब है। फिर उसी हिसाब से उसका एवरेज एक प्रोडक्शन कैलकुलेट कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे लैंड रेवेन्यू को इम्पोज कर दिया गया था। 1/3 or 1/4 of the average produce was to be paid as rent or tax to the state. नॉर्मली टैक्स रेट बहुत कम था, 1/3 और 1/4 टैक्स रेट था। Shershah was strict about timely payment of tax. However, officials were asked to be lenient in tax assessment. शेरशाह टैक्स पेमेंट के लिए, ताकि टाइमली टैक्स पेमेंट हो जाए, इसके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन जब टैक्स असेस होता था, असेसमेंट चलता था टैक्स का, तो तब वो अपने ऑफिशियल्स को थोड़ा सा lenient होने के लिए भी बोलते थे। In times of floods or famines, tax was either reduced or waived off depending on the extent of damage to the crop. फ्लड या फेमिन के टाइम पे क्रॉप्स के डैमेज के ऊपर डिपेंड करता था कि टैक्स कम कर दिया जाएगा या पूरी तरीके से टैक्स को छोड़ दिया जाएगा। सो क्लास 7 ये एक्सप्लेनेशन आई थिंक तुम लोग को अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ तुम लोग शेरशाह सूरी का यहाँ तक, मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम तक पूरा चैप्टर को यहाँ तक रीड करो इस एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।